Assalamu alaikum class 7. Today I am discuss unit number 7, composition of matter. ये जो चैप्टर है ये आपका केमिस्ट्री में इंक्लूड होता है। जैसे हम आप लोगों को पहले पढ़ाते थे तो वो बायोलॉजी में इंक्लूड होते थे वो चैप्टर। फर्स्ट टाइम मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। जैसे कि अगर आप लोग पहले के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्रोथ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें हम सब चीज़ें डिस्कस किसके बारे में कर रहे होते थे? लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते। तो जो लिविंग थिंग्स के बारे में हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? वो हम उसे बायोलॉजी कहते हैं, साइंस की ब्रांच है। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे, केमिकल्स की बात करेंगे तो हम केमिस्ट्री में करेंगे। और फिर लेटर ऑन जाके हम जो बात करेंगे आगे वो फिजिक्स की बात करेंगे, उसमें हम मशीन्स की और दूसरे फिनोमिनास की बात करते हैं। तो आज मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ये केमिस्ट्री है, ब्रांच है साइंस की। इसमें से हमारे पास एक चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर कैसे बनता है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। दुनिया में हर चीज़ मैटर है। कोई भी चीज़, मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज़ वजन रखती हो या जगह घेरती हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब वो चाहे सॉलिड भी होते हैं मैटर, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मैटर हमारे पास होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है आपको कि मैटर का कंपोजिशन क्या है, मैटर किस चीज़ से मिलके बना है। तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिसे हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तमाम चीज़ों के, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। हज़ारों साल पहले ये कहा जाता था कि जो है वो इस एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम का कोई जो है वो पार्ट नहीं है, कोई और जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इससे एटम जो है वो सबसे टाइनी पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मगर जब बाद में दूसरी डिस्कवरीज हुई तो उसमें बताया क्या कि एटम जो है वो 3 इसके जो है वो पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम में न्यूक्लियस भी होता है और जो है वो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स में और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन के साथ। तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि ये एक एटम है अगर, तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और फिर जो ये इस तरह से शेल्स बने हुए होते हैं, यहाँ पे जो ये शेल्स बने हुए होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। और इससे ये जो शो किया गया है, ये आपको क्या शो किया गया है? ये शो किया गया है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है, और येलो कलर से आपको क्या शो किया गया है? न्यूट्रॉन शो करे गए हैं। अच्छा, अब इन्होंने आपको बताया अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। आप एटम जो है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता चल गई कि मैटर क्या होता है। मैटर जो है वो कोई भी चीज़ वजन रखे या जगह घेरे वो मैटर है। मैटर की कितनी टाइप्स हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। अब एक मैटर कैसे बनता है, अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में देखें, पावरफुल माइक्रोस्कोप में, तो हम देखते हैं कि हमारे जो एक डॉट है इसमें भी मिलियंस ऑफ जो है वो एटम होते हैं। तो इतना छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एटम। अब जो है उनको हमने माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो हमने देखा कि एटम के तो और भी पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में मूव कर रहे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। अब उनके ऊपर चार्ज बताया गया है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब ये बात तो इन्होंने कह दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, शेल्स में, मगर इन किस तरीके से, इनकी भी कोई अरेंजमेंट होगी, कोई उसूल होगा, कोई तरीका होगा। ऐसे तो नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स में आके मूव कर रहे हैं, तो फिर तो सारे एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे, टकरा जाएंगे।
तो इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर रूल है, प्रिंसिपल्स है यहाँ पे कि किस तरीके से होते हैं। तो ये न्यूक्लियस है हमारा एटम का, और इस तरीके से शेल्स होते हैं। तो फर्स्ट शेल जो कहलाता है वो के शेल कहलाता है। और जब हम फर्स्ट देखते हैं तो आउटर मोस्ट नहीं देखते, बाहर की तरफ से नहीं देखते, इनर मोस्ट से देख रहे होते हैं, सबसे अंदर की तरफ से देख रहे होते हैं के शेल्स। तो ये सबसे पहला शेल ये जो है ये हमारा के शेल कहलाता है। इससे ऊपर वाला जो है वो एल शेल कहलाता है, उससे ऊपर वाला एम कहलाता है, इससे आगे भी अगर कोई शेल होगा एन होगा, फिर ओ होता है और फिर पी होता है। इस तरीके से ये शेल्स होते हैं। मगर जो फर्स्ट शेल है, जो के शेल है, द फर्स्ट शेल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा था ना कि ये प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कि किस तरीके से एटम्स अरेंज हैं। तो फर्स्ट देखेंगे, आपको फर्स्ट रूल बताया कि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरे शेल में जो कि एल शेल कहलाता है, ये वाला, इसमें जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। अगर उसके पास, उस एलिमेंट के पास ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो आगे शेल में शिफ्ट होते चले जाएंगे। इसी तरीके से जो आखिरी शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कर सकता है। फिर इसके बाद आगे आ जाएंगे एन शेल, तो वो जो है वो 16, इस तरीके से 32, इस तरह से वो एलिमेंट्स अपने एटम अपने पास रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी बात को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो पहला एनर्जी शेल है, यानी कि ये के, ये जो है लोएस्ट एनर्जी लेवल पे होता है। ये तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास जो है मैक्सिमम रख सकता है। सेकंड वाला 8 रख सकता है, और जो सब बाहर वाला है वो जो है वो 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता। इसी तरीके से सोडियम का स्ट्रक्चर अगर हम गौर से देखते हैं, एक हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका नाम है सोडियम, और सोडियम को हमने Na से क्यों लिखा हुआ है, इसका सिंबल है Na। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, मतलब 11 जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास 12 न्यूट्रॉन है। सोडियम के पास कितने प्रोटॉन है, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। तो जो इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो यहाँ पे होंगे न्यूक्लियस के अंदर, और मूव कौन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप देखें, इनको फिक्स करें। अब 11 को फिक्स करें। सबसे पहले अंदर से हम लोग करना शुरू करते हैं ना, मैंने बताया था इनर से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इनर मोस्ट शेल में के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने 2 रख दिए। अब हमारे पास बाकी बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने। तो अब जो सेकंड वाला शेल है एल, उसमें हम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, वो भी फिल कर दिए। स्टिल हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट होता है, यानी 2 जो है वो के में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में आ गए। अभी भी हमारे पास एक थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अभी हमें रहता है, जो हम थर्ड शेल में रखेंगे। तो तीसरे शेल में हमने कौन सा रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमने 11 नंबर फिक्स कर दिए। तो इस तरीके से सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या कहलाती है, 281। क्यों, क्योंकि सबसे पहले शेल में 2 आए, फिर 8 एलिमेंट आए, और फिर 1 एलिमेंट आया। अच्छा, इसी तरीके से इसको एटॉमिक नंबर सोडियम को ही हम दोबारा लेकर देखते हैं कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसे कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 प्रोटॉन है, और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 11। अब मास नंबर देखते हैं। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का ही अगर हम देख रहे हैं, तो सोडियम का एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास कह लें, मास नंबर कह लें, एक ही बात है, 23 है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने कहा सेम होते हैं, और वही एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, जो हमने अभी यहाँ पे शेल्स में फिल किए। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है, तो 11 माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 12 बचे हमारे पास। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 12। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है,
सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से इसको मास नंबर कहा जाता है और ये एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अच्छा, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट मैंने आपको बताया हमारे पास 109 एलिमेंट्स हैं तकरीबन। अब जो है वो 90 जो है वो अर्थ में से हमें मिलते हैं, एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, और 23 जो है वो हमारे आर्टिफिशियली मेड है। 117 एलिमेंट्स नोन है। अब आप ये देखिए, एलिमेंट्स में इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। हाइड्रोजन है तो इसका नाम, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, आपके मंथली टेस्ट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H, कैपिटल H। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन का क्या मतलब है? इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें नहीं है, तो इसका मास नंबर भी क्या होगा? 1। हीलियम, अगर कोई एलिमेंट एक जैसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन भी H से है और हीलियम भी H से है, तो यहाँ पे उन्होंने एक सेकेंड अल्फ़ाबेट भी लिया है उसको पहचानने के लिए। अगर हम H दोनों का रख देंगे तो हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसी तरीके से इन्होंने सेकेंड एलिमेंट भी जो है वो लिया है, सेकेंड अल्फ़ाबेट भी लिया है जो कि स्मॉल लेते हैं। फर्स्ट अल्फ़ाबेट हम हमेशा कैपिटल लेते हैं, सेकेंड हम स्मॉल लेते हैं। He, हीलियम क्या है? इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 है, इसलिए इनका मास नंबर क्या हो गया? 4। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? 2। न्यूट्रॉन कितना है? 2। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। इसी तरीके से लिथियम का सैंपल होता है Li, बेरिलियम का होता है Be, बोरोन का होता है B, कार्बन का होता है C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ये एलिमेंट्स के नेम हैं, ये इनके सिंबल्स हैं, और इन्हें बताया गया कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और इनके मास नंबर। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर नहीं बताया गया, तो एटॉमिक नंबर वही होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो मीन्स कि इनके वही एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर तो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। अब आइसोटोप्स की तरफ आ जाते हैं कि एटम एक एलिमेंट्स के बहुत सारे जो है वो आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप है तो क्लोरीन एटम ही, मगर इसका मास नंबर चेंज होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 इधर भी है और 17 ये भी है, मगर इसका जो आइसोटोप है ये 37, इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, हैवियर एलिमेंट्स हो जाते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स माने एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मीन्स बहरूपिया, एक जैसे कार्बन के एटम है मगर ये कहीं पे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, यहाँ पे 13 है न्यूट्रॉन, यहाँ पे एटॉमिक मास 14 है। क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रेडिएशन आपको बताया कि रेडिएशंस क्या होती हैं। रेडिएशन जो होती हैं, जैसे हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, अब आपने ये एलिमेंट्स पढ़े यहाँ पे, इसी तरीके से ये एलिमेंट्स यहाँ ख़त्म नहीं हो जाते। ये तो आपको थोड़े से आपको एलिमेंट्स बताएगा। इसी तरह हमारे पास 117 एलिमेंट्स है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये इन आगे जब बढ़ते जाएंगे तो उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आएंगे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब है इनके न्यूक्लियस से खुद ब खुद रेडिएशंस निकलेंगी, शुआएं निकलेंगी, तो हम उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो वो हमारी रेडिएशन, वो शुआएं हमारे किस काम में आती हैं ये हम आपको बताते हैं। जैसे इंजीनियर जो हैं वो यूज़ करते हैं रेडिएशंस को ऑयल पाइप्स में, कि देखते हैं कि लीकेज तो नहीं हो रही, तो वो रेडिएशंस यूज़ कर रहे होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर जो बीमार लोग होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि उनको जो है वो रेडिएशंस हो रही है। उनकी जो रेडिएशंस क्या होती हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशंस निकलती हैं, शुआएं निकलती हैं, तो किसी पेशेंट के जिस्म में
वो दाखिल की जाती हैं ताकि जो कैंसर सेल हैं उनको ख़त्म करा जाए। कैंसर एक बीमारी है और जब वो फैलती है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, क्योंकि कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ सेल। इसमें सेल्स के नंबर ऑफ सेल्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स क्यों यूज़ करते हैं उन्हें गामा रेस को, उनको वीक बीम्स यानी कि हल्की शुआएं यूज़ करते हैं ताकि वो कैंसर के सेल को ख़त्म कर सकें। अच्छा, थर्ड जो है वो यूज़ होता है कि जब बहुत सालों पहले जो है वो एनिमल्स और कोई प्लांट डाई हो जाता है तो फिर जो है वो किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं, रेडिएशंस के ज़रिए हम उनकी एज मालूम कर लेते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। साइंटिस्ट क्या कहते हैं वैलेंसी को कि एलिमेंट्स की कंबाइनिंग पावर क्या है। अभी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि शेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहर की तरफ जिस एलिमेंट का जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, वो उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको हाइड्रोजन बताया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की वैलेंसी 4 है क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम में जो उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उतनी उसकी वैलेंसी होगी। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? द सोडियम एटम हैज़ जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आपको मैंने बताया था कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। बाय लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन इट कैन ऑब्टेन अ फुल आउटर शेल। अगर ये अपना सोडियम ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बाकी जो इसके पास जो दूसरा आउटर मोस्ट शेल सेकंड बचता है वो फुल है, यानी कि फुल मतलब इसके पास और कैपेसिटी नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स की इसमें पूरे 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब ये जो है वो लूज़ कर रहा होता है ये क्लोरीन को दे देता है, ये क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है ये एटम। इस तरीके से एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है और एक नया केमिकल कंपाउंड बन जाता है। सही है, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। अच्छा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि अब ये क्लोरीन है, इसके पास जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना कंप्लीट करने के लिए शेल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये सोडियम जो है वो इसको लूज़ करके क्लोरीन को दे देगा और जब क्लोरीन इसे लेगा तो इसे कहेंगे हम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। इस तरीके से ये केमिकल बॉन्ड बन जाएगा जो कि हमारे पास बनाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि इसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। इसी तरीके से ये बॉन्डिंग दिखाई गई है मैग्नीशियम और क्लोरीन के दरमियान। कोवलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन 2 नॉन मेटल रिएक्ट विद टुगेदर। जब कोई 2 नॉन मेटल जो हैं वो आपस में एक साथ रिएक्शन करेंगे तो हम उसे कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड बनाए। एन ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम। पानी H2O, आप सबने देखा होगा पानी जो है वो एक फार्मूला उसका होता है H2O। सही है, H मीन्स हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का है और ये भी हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में और ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। तो इसी तरीके से जब ये रिएक्शन करेंगे ये किसका लेगा, ये किसका लेगा, एक हाइड्रोजन एटम अपना यहाँ पे शेयर करेगा और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अपना शेयर करेगा। इस तरीके से ये H2O बन जाएगा और इसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि 2 नॉन मेटल के दरमियान ये रिएक्शन हुआ है। अच्छा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये क्या बताता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तमाम एलिमेंट्स तो स्मॉल होल नंबर रेशियो में होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। H कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? कार्बन कितना है? 1
या फिर ऑक्सीजन कितनी है 2। तो कह रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जब आप 9th क्लास में जाएंगे डिटेल में, 8th क्लास में जाएंगे जब पढ़ेंगे, अभी इतना जान लीजिए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो जो किस नंबर में होते हैं, होल नंबर के रेशो में जो है वो कंबाइन होते हैं 2:1 या 1:2 के। केमिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी फार्मूले को, किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट केमिकली करने का फार्मूला जो है वो क्या कहलाता है, केमिकल फार्मूला कहलाता है। ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस चैप्टर की जो एक्टिविटीज़ थी, इस चैप्टर के जो वर्किंग थी वो आपको PDF बना के शेयर कर दी जाएगी और फिर आपको उसको अपनी कॉपीज़ में डन करना होगा। प्लस आपको ये चैप्टर जो है वो लर्निंग भी करनी है, याद भी करना है, क्योंकि जब आप जैसे ही आपकी वेकेशन ख़त्म होंगी आपके मंथली टेस्ट अरेंज किए गए हैं। तो इस वजह से आप लोग अपना काम भी कंप्लीट कीजिए, काम कंप्लीट करके लाके स्कूल में चेक कराइए और देन फिर उसे लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।